हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है भारतीय भूगोल से। इसमें आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार और मैदान। भारत में किस जगह पे उसका स्थल स्वरूप कैसा है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पे पठारी है, और भारत का जो पूरा विस्तार है, मतलब जो उसका क्षेत्र है, उसमें कौन कौन से स्थल स्वरूप हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज मैं बता दूं कि जो आज आप स्टडी करेंगे, जो मैं समझाऊंगा, वो हर किसी एग्जाम्स में और किसी भी, चाहे वो आप स्कूल की क्लास में पढ़ रहे हो, 11 12 7 6 7, जो भी क्लास है, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या किसी आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो भारत के स्वरूप को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। मैं मैप के थ्रू आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को मेरे फॉलो करें। और आने वाले समय में आप ज़रूर यकीन मानिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर ज़रूर ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलिए करते हैं भारत। जैसा कि टॉपिक से डिसाइड है कि भारत, तो मैं आपको बता दूं कि भारत जो है काफ़ी विविधताओं भरा देश है, और भारत की यही विविधता इसकी सबसे बड़ी पहचान है। कई बार हमने सुना भी होगा कि भारत विविधता में एकता। तो विविधता में एकता इसीलिए है कि भारत में बहुत सारे धर्म, जाति, मज़हब और फीचर्स में, अगर भौतिक स्वरूप की बात करें, लैंग्वेजेस, भाषा, कई चीज़ें यहाँ पर होती हैं। और क्षेत्र, ज़मीनी स्थल की अगर बात करें तो भारत में आपको पर्वत भी मिलेगा, देखने को मिल जाएगा, आपको पठारी क्षेत्र भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे मैदानी क्षेत्र भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर मरुस्थल भी मिलता है, आपको यहाँ पे समुद्र भी मिलता है। जबकि आप दूसरी दुनिया के मुल्कों में, देशों में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिली। कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पर समुद्र देखना एक मतलब ईद का चांद हो जाने वाली बात है। तो जैसे कि मंगोल और तिब्बत और और बाकी विश्व के अफ्रीकी देश हैं, जो कि बिल्कुल चारों तरफ से घिरे हुए हैं दूसरे स्थलीय देशों से। वहाँ पे समुद्र नहीं है किसी जगह पे, सिर्फ रेगिस्तान, और मैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा डेजर्ट है, तो उनमें नहीं है। कहीं कहीं पे सिर्फ जंगल 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 ही है, कोई अच्छा मनोरम दृश्य या पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। तो हमारे देश में ये सबसे बड़ी पहचान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज के बता देते हैं आपको। तो मैं आपको समझाऊंगा इसको मैप के थ्रू। ये मैंने एक मैप लिया है, भारत का मैप है, देख रहे हैं जैसा कि आप। तो इसमें भारत का मैप है। आप इसको अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ कि इसको ड्रॉ करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो तरीके के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत जो है हमारा, जैसे कि आप देखते हैं कि एक 2 बाई, ऐसे अगर आप ट्रेस करें तो एक नक्श आप एक इतना बड़ा 2x3 का एक मान के चलिए कि ये एक पेज है, और इसमें हमें भारत का नक्शा ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा है, सबसे पहले आप यहाँ से एक लाइन खींचिए और इसको नाम दीजिए, क्या दीजिए, कर्क रेखा। क्या है ये? कर्क रेखा। तो ये कई बार सवालों में यही पूछा जाता है कि कर्क रेखा क्या है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि कर्क जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा है, और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं भारत का नक्शा बनाना।
इसमें देखेंगे तो पूरा नक्शा इसी में बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जो ये वाला एरिया है छोटा सा, तो ये आपका है रण ऑफ कच्छ। थोड़ा सा ऐसे जाएंगे, ये गुजरात आ जाएगा ऐसे, और ऐसे करके ये आ जाएगी खंबात की खाड़ी, और थोड़ा नीचे जाएंगे और ये सारा तटवर्ती क्षेत्र, और यहाँ से तमिलनाडु थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। फिर सीधा जाएंगे और सीधा ले जाते हुए बंगाल तक ले जाएंगे, वेस्ट बंगाल तक, और ये आपका कोलकाता आ गया। फिर थोड़ा सा जाने के बाद फिर ऐसे अंदर करेंगे ये, फिर ये आपका ऐसे करके, तो ये आपका बांग्लादेश है। फिर आपका ये आपका यहाँ पे शिलोंग है, त्रिपुरा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर आपका जाएंगे मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, और ऊपर जाएंगे मणिपुर, और ये आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा आप ऐसे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा है सिक्किम, और ये आपका जाएगा नेपाल, ये आप नेपाल तक जाएंगे। फिर यहाँ थोड़ा सा ऐसा मुंह है, और ये आपका आ जाता है, और फिर ये आपका कश्मीर का आप बना लीजिए, और फिर ये थोड़ा सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया, और फिर आप थोड़ा सा ऐसे करते हुए इसको नीचे लाएंगे, ये आपका पंजाब वाला हिमाचल वाला जो है, और फिर यहाँ पे ये जाएगा जैसलमेर, और फिर थोड़ा सा ऐसे करते हुए, और ये आपका गुजरात में जाके आपने मिला दिया। तो ये बन जाता है भारत का नक्शा। तो मान के चलिए ये नक्शा है, और इसी नक्शे में ये आपके होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ जाता है माइंड में, कि हम एक बहुत बड़ा आता है कि जो भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। तो मैं पहले समझा दूं कि कर्क रेखा है, जैसा कि मैंने बनाया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस मैप को समझने के लिए सबसे पहले हम इनको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के लिए मैंने क्या करा है, कलर चेंज करने के बाद सबसे पहले ये हमारा क्या है, गुजरात। गुजरात को आप यहाँ से अलग कर दीजिए। गुजरात हमने अलग कर दिया। गुजरात के बाद थोड़ा सा हिस्सा इसमें आता है आपका राजस्थान का, ये राजस्थान आ गया। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, ये। फिर यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, और ये आपका आता है वेस्ट बंगाल। उड़ीसा इसके अंदर नहीं है। और ये आपका है यहाँ पे त्रिपुरा, और ये मणिपुर। ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से कर देते हैं कश्मीर को अलग कर देते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे आप ध्यान से, तो ये पंजाब है, ये हिमाचल हो गया, ये आपका उत्तराखंड है, ये यहाँ से अगर ऐसे जाएंगे तो ये राजस्थान फैला हुआ है, और यहाँ से जाएंगे तो ये ऐसे करता हुआ ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे है आपका बिहार, और इसी के नीचे आ जाता है थोड़ा सा झारखंड। ठीक। और ये सिक्किम, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है आपका ये आता है अरुणाचल प्रदेश फैला हुआ है। यहाँ पे आपका मणिपुर, और ये आपका शिलोंग, और बीच में जो बच गया आसाम। इसके बाद इधर वाला जो है आपका उड़ीसा है, और नीचे की तरफ इधर जाएंगे तो ये वाला जो एरिया आपका जो बच गया है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इधर वाला जो आप बनाइए सबसे पहले केरला, और यहाँ से लीजिए आप ऐसे करते हुए तमिलनाडु,
और जो ये वाला एरिया है आपका यहाँ से, तो ये आपका है कर्नाटका, यहाँ से ये वाला जो एरिया है गोवा, और यहाँ से फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फैला हुआ है, और इधर वाला जो एरिया है ये सारा कर्नाटका है। कर्नाटका के बाद आता है आपका इधर उड़ीसा, माने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भारत में किस तरीके के स्टेट हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे लक्षद्वीप, और इस साइड में आपको है ये हमारे आइलैंड्स हैं, इनको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये वाला जो एरिया है जो मैं आपको ब्लू करके दिखा रहा हूँ, ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो ये बांग्लादेश है ऐसे करके। और अगर आप दोबारा इधर से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो ये वाला जो एरिया है ये आपका है बर्मा यानी म्यांमार। इस वाले एरिया को जो ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आता है नेपाल, इधर वाला आता है भूटान, पीछे की तरफ जो है आपका तिब्बत, और तिब्बत के बाद आया था आपका चाइना। जो चाइना यहाँ फैला हुआ है ऐसे करके कुछ, ये चाइना है। और इस साइड में जो है ऐसे करके ये आपका पाकिस्तान। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपका जो है अफगानिस्तान आगे। तो आप ऐसे इसको नक्शे को याद कर सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। तो आइए करते हैं पहले मेन टॉपिक कि इसमें क्या है। तो पर्वत की बात कर रहे थे हम, पर्वत। तो भारत में जो है पर्वतीय माला जो है आप उत्तर में देखेंगे कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो पर्वतमाला फैली हुई है उसे हिमालय पर्वत कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत को मैं बता देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। तो हिमालय जो पर्वत फैला हुआ है वो यहाँ से फैला है आपका, और यहाँ से फैले होके और थोड़ा सा ऐसे। तो ये जो हिमालय है ये हिमालय है। ये हिमालय पर्वत फैला हुआ। और एक ध्यान देने की वाली बात है कि इसके अंदर जो बीच में से एक रिवर जा रही है जो यहाँ से गुजरती है और ऐसे करके ये निकलती है, और ये यहाँ से जाती है ऐसे निकल जाती है। इसको बोला जाता है सिंधु रिवर। कौन सा बोला जाता है? सिंधु रिवर। जी हाँ दोस्तों, सही पहचान आपने, सिंधु रिवर। तो सिंधु रिवर है, और तो ये सिंधु रिवर है, और सिंधु रिवर की कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदी हैं? तो आपको पता ही होगा, 5 सहायक नदियां हैं। तो उनको आप यहाँ से बना लीजिए, 1 2, और इसमें से आपको निकली हुई हैं ये ऐसे, तो ऐसे करके आपको 5 नदियां हैं इस सिंधु की, इसकी सहायक नदियां सतलुज। तो मैं बता रहा था पर्वत। पर्वत में यहाँ से फैला हुआ जो मैंने बताया पर्वतमाला है। तो इस पर्वतमाला की इस तरफ जो चौड़ाई है वो है आपकी 2400 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो चौड़ाई है ये है 2400 किलोमीटर। और इस तरफ जो है वो 320 से लेकर 340-50 मीटर तक की चौड़ाई है हिमालय की। ठीक है, तो कहा जाए तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक हिमालय जो है फैला हुआ है, और इसका ये 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसको बोला जाता है K2। तो जो कि चीन के अधिकृत क्षेत्र में फैली हुई है, ये हमारे उसमें नहीं आती है। आपको बता देता हूँ सबसे पहले, यहाँ से अगर हम बात करेंगे इसको
ये मैंने बता दिया है। तो इसकी जो बीच वाली जो श्रेणी है इस पर्वत की, उसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय या महान हिमालय, जो ये वाला एरिया है। और इसके बाद जो श्रेणी है वो बोला जाता है लघु हिमालय। इसके बाद जो है वो है आपकी शिवालिक श्रेणी। इस शिवालिक श्रेणी के अंदर ही जो हमारे दून क्षेत्र है, पटली दून, कोटली दून या फिर देहरादून, वो इस शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। और जितनी मुख्य चोटियां हैं, यहाँ तक कि जो माउंट एवरेस्ट है वो इसमें मध्य हिमालय में आती है, महान हिमालय में आती है। इसी में हमारी अलकनंदा भी आती है, और इसी में हमारी यहाँ पर जो है कंचनजंगा भी आती है। कौन सी आती है? कंचनजंगा। और इधर थोड़ी सी आपके नामचो पर्वत। ठीक है, तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी बीच वाली श्रेणी में आती है। और ये नीचे वाला जो है इसे हम लघु हिमालय बोलते हैं, और नीचे शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। ऐसे इसके 4 पार्ट होगा। अब इसके 4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। वो है, अब इसको पश्चिम से पूर्व भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। इस नदी, सिंधु नदी से लेकर यहाँ पर तो दोस्तों, सिंधु रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक, कौन सी, यहाँ पर जो है सतलुज रिवर है लास्ट में। तो ये वाला जो एरिया है इसको बोला जाता है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, पेन ले लेता हूँ। ये वाला जो यहाँ पे सतलुज रिवर है, इस एरिया को बोला जाता है पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय। इस वाले एरिया को तो फर्स्ट जो हमारा ये है। और इस वाले जो सतलुज से लेकर यहाँ पर काली नदी तक, काली नदी का जो इलाका है इसको बोला जाता है, सेकंड जो है इसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय, जो कि 320 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 320 किलोमीटर। और पंजाब हिमालय कितना है? 500, लगभग 530 किलोमीटर। तो ये इस तरीके से फैला हुआ है। और काली नदी, ये मैंने बताया था अभी आपको कि यहाँ पर सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक, और काली नदी से लेकर यहाँ पे एक नदी है तिस्ता। कौन सी नदी है? यहाँ पे जो कंचनजंगा है और सिक्किम के पास ये वाला जो एरिया है तीसरा, इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय, क्योंकि टोटली इसके अंदर नेपाल लिया गया है और नेपाल का। और नेपाल हिमालय से लेकर यहाँ पर, जहाँ पर ये वाली जो यहाँ से ब्रह्मपुत्र जब जाती है और ब्रह्मपुत्र एंटर करती है ऐसे करके, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो ये दिहांग है, इसको दिहांग बोला जाता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो ये, तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर दिहांग तक का जो एरिया है इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है आसाम हिमालय। तो हम इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला बता दिया पंजाब हिमालय, दूसरा बता दिया मैंने आपको कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, और चौथा आसाम हिमालय। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे। तो इसमें आपको बताई दिया है। बाकी इसके बारे में जो पर्वत चोटियाँ हैं, सारी चीज़ें वो आपको पहले भी याद कर चुके हैं। तो इधर इसमें अब चलिए बढ़ते हैं सेकंड। तो ये हमने आपको कर दिया पर्वत, हिमालय और माउंटेन्स। दूसरा है नदी मैदान और प्लेन। उसके बाद जो एरिया बचता है वो ये वाला तो बता दिया मैंने आपको। अब ये वाला जो एरिया है वो नदी प्लेन है। आपको एक और नक्शे से मैं समझाना चाहूँगा कि जब मैं बात कर रहा हूँ भारत बनाने की, तो भारत को अगर हम ऐसे करके बनाते हैं फटाफट, तो आप देखेंगे ये ऐसे करके कुछ मैंने भारत बनाया, और इसको मैं ऊपर तक ले जा रहा हूँ ऐसे, और ये करके कुछ कश्मीर है, और ये आपका फटाफट ऐसे करके तैयार कर लिया, और ये
इस तरीके का कुछ हमारा नक्शा है। तो जो ये वाला मैंने बताया था आपका, इसको दोबारा मैं बता देता हूँ कि ये जो वाला एरिया है आपका पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद में जब आप बात करेंगे तो ये जो इधर इधर से है, यहाँ से गुजरात से लेकर और ये वाला, तो पहला हो गया आपका ये पहाड़ी क्षेत्र। दूसरा ये जो मध्य हिमालय के बीच में है, ये आपका मैदानी क्षेत्र। तीसरा है पठारी क्षेत्र, जो कि ये है थर्ड, पठार, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। और चौथा जो है, यहाँ से ये इधर से जाएंगे और ऐसे करके आपको थोड़ा सा निकलता हो जाएगा ऐसे। तो ये हो गया। और चौथा है ये वाला क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। और पांचवा जो है, ये है हमारा, ये दोनों तरफ का एरिया है, देख रहे हैं, तो इसे बोलते हैं तटवर्ती क्षेत्र। और छठा जो है यहाँ पर, ये हमारे बने हुए हैं आइलैंड्स, ठीक है। तो ये हमारे जो ये आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे भी आइलैंड्स हैं कुछ, जो हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं। तो ये वाला भी एरिया क्षेत्र है, तो हम इसको बोलते हैं द्वीप, सॉरी। तो ये द्वीप क्षेत्र है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, भारत के नक्शे को विभाजित कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको करना, विभाजित करना। तो चलिए मेन कंटेंट की तरफ। अब मैंने आपको समझा दिया पर्वत, अब बताता हूँ दूसरा है मैदानी। सीधे हिमालय शिवालिक श्रेणी के नीचे जो हिमालय है, यानी जहाँ से ये नदी निकलती है, ये हमारी यहाँ से निकलती है यमुना, ऐसे करके जाती है, ऊपर से इस साइड से आती है गंगा, दोनों मिलती हैं इलाहाबाद में। तो जो ये वाला क्षेत्र है, गंगा यमुना और इसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र, इसे बोला जाता है उत्तरी मैदान, मैदानी क्षेत्र, जो कि काफ़ी उपजाऊ है। और क्योंकि ये यहाँ सदाबहार नदी दोनों निकलती हैं, और दोनों ही नदियाँ एक बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और इसी वजह से इसे बहुत उपजाऊ है। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। मैदान काफ़ी दूरी तक, काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसका उपजाऊ होना है। और इसकी मिट्टी है, मिट्टी इसकी जलोढ़ प्रकार की मिट्टी बोला जाता है। जलोढ़ का मतलब होता है बहाकर लाई गई मिट्टी। क्या कहते हैं इसको? बहाकर लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी इसको बोला जाता है। तो इस मिट्टी को भी दो नामों में विभाजित किया गया है, पहला है बांगर और दूसरा है खादर। तो बांगर जो है वो पुरानी मिट्टी को कहा जाता है, पुराने जलोढ़ों को कहा जाता है, तो उसे हम बांगर बोलते हैं। जब नदी जो होती है नीचे बहती है, और उन्होंने पहले में जो निर्माण किया था, तो उसे हम बांगर बोलते हैं। और नदी धीरे धीरे दोबारा नए जलोढ़ लेकर आती है और नए डालती है। तो और उसके बाद में जो निर्माण होता है नए मिट्टी से बनने वाले मैदानों को, उसे हम खादर कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो खादर और बांगर, कई बार प्रश्न आता है कि खादर क्या है, बांगर क्या है। और इसके साथ ही एक और चीज़ बता दूं, जब नदी नीचे बहती है, यानी जो पहाड़ होते हैं ऐसे करके कुछ ऐसे, और नदी जब इस पहाड़ों से निकल कर ऐसे नीचे आती है, तो समुद्र में मिलने से पहले, ये समुद्र है, समुद्र में मिलने पहले तो ये कुछ जलोढ़ मोटे मोटे उठा के लाती है। पहले मोटे मोटे जलोढ़ होते हैं, फिर वो मोटे मोटे जलोढ़ों को क्या होता है कि नदी में बहाने की क्षमता कम होती चली जाती है। जैसे जैसे उसका ढाल खत्म होता जाता है, ढाल है तो ढाल का एंगल जो है कम होता जाता है, और एक समय पर ढाल का एंगल बिल्कुल नगण्य हो जाता है। तो मोटे मोटे पत्थर, जैसे कि आप हरिद्वार वगैरह में जाएंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पर मनाली और ये सब चीज़ें, वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो भी नदी द्वारा बहाकर लेके गए होते हैं। परंतु वो ऐसे क्षेत्र जो हैं आपको, मैदानी क्षेत्र, यानी हमारे जो हरिद्वार, क्या नाम है, बनारस, कानपुर, या फिर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी सी रेतीली मिट्टी होती है और रेता बन जाता है, तो वो रेता लेकर इसको नीचे तक आती है। तो जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं, उनका जब ये जमाव करती चली आती है पहाड़ी इलाकों में,
तो उन मोटे पत्थरों से बनने वाले जमाबी जो मैदान होते हैं उनको भावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भावर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको बोला जाता है भावर। इसे हम बोलते हैं भावर। जो मोटे मोटे पत्थरों से बने हुए मैदानों को भावर बोला जाता है, और छोटे से इसको इसको बोला जाता है। तो मैदानी क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तरी भारत का, और इसमें इसको याद रखेंगे आने वाली वीडियोस में भी। इस पर्वत की मैंने आपको बताई नहीं, सबसे ऊंची चोटी जो है बॉन्डविन ऑस्टिन है। आप सभी जानते हैं चोटियों वगैरह के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर, जिसमें है हमारा मैदान। मैंने आपको बता दिया। अब बताते हैं पठार। पठारी क्षेत्र क्या होता है? पठारी क्षेत्र जो वो होता है जो कि पुराने चट्टानों से बना होता है। जैसे कि कुछ ऐसा उठा हुआ होता है और ऐसे ऐसे करके, और ये थोड़ा सा होता है। ये क्या, जो मेन लैंड होता है उससे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, और ये सब रॉक्स का बना होता है, चट्टानी होता है, इसे हम रॉक्स का बोलते हैं। तो ये रॉक होती है, ROCK, रॉक। और ये पठार मैदान जो पहाड़ी होते हैं वो ऐसे कुछ होते हैं ये, और ये समतल होता है। ऊपर से देखने पे मैदान की तरह नजर आएगा, पर नीचे ये मिट्टी नहीं होती, इसके अंदर हार्ड रॉक होती है। तो ऐसे ही प्रायद्वीपीय भारत में जो मध्य भारत के नीचे जब जाएंगे छत्तीसगढ़ से आगे कर्नाटका और सब तमिलनाडु क्षेत्र में, या फिर आप महाराष्ट्र का जो पूर्वी एरिया है उसमें सभी ये सारा ऐसे ही फैला हुआ है, इसी मैदान में फैला हुआ है। तो जैसा कि मैप में मैंने बताया था, ये वाला जो क्षेत्र है ये पठारी है। इसी पठारी क्षेत्र में आपको यहाँ पर कई सारी पठारी क्षेत्र में मिलेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो है नागपुर का छोटा पठार है। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है जो कि भारत को दो भागों में विभाजित करती है। पहला है नॉर्थ और दूसरा है साउथ, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में। और इस साइड में जो ये अरावली पर्वत है, और इस तरीके से ये फैला हुआ है। बीच में यहाँ पर आपका जो है इसी जगह पे उस लाइन के ठीक ऊपर ये मालवा का पठार है, और इससे नीचे जाएंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे नागपुर का पठार है, और ये सारे आपको पठारी क्षेत्र मिलता है। तो ये देखने को मिलेगा। और ये सारा पठार की विशेषता क्या होती है मैंने बता ही चुका हूँ। ये हार्ड रॉक होती है, मजबूत, नीचे सतह काफी मजबूत होती है, और इस तरीके से इसमें होता है। अब पठार मैंने आपको समझा दिया। पठार के मैंने ये भी बता दिया कि नागपुर है, ये सारी चीजें आप इनको ध्यान से याद करिए और बताइए। तीसरा है मरुस्थल। पठारी क्षेत्रों का चौथा है मरुस्थल। तो मरुस्थल मैंने बताया ये वाला चौथा स्थान जो कि राजस्थान का है, और इसमें सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? थार का मरुस्थल। इसे बोला जाता है थार का मरुस्थल। ये जो यहाँ से ऐसे करके फैला हुआ है, ये थार का मरुस्थल है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र है, जहाँ पर बबूल, कीकर और ऐसी कटहली झाड़ियाँ उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक कैनाल का भी निर्माण किया गया है जो सतलुज से निकल के आती है यहाँ से ऐसे करके, और सतलुज नदी तक जाती है। इसे इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जाना जाता है, और ये लगभग 820 किलोमीटर लंबी है। तो मरुस्थल बता दिया। मरुस्थल में हमारे एक रिवर है यहाँ पे, लूनी रिवर, जो कि किसी भी समुद्र में जाके नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये कच्छ के रण में, जो कच्छ है ये वाला एरिया जो क्या रण, कच्छ ऑफ रण है, जब नदी यहाँ से निकलती है और इस एरिया में जाती है तो ये लुप्त हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुँचती है। इसकी यही विशेषता है। तो कई बार प्रश्न आता है ऐसी कौन सी नदी है जो भारत में जो कि समुद्र समुद्र तक नहीं होती और ये बीच में गुम हो जाती है? तो उसका आंसर है लूनी नदी। अब चौथा फीचर है, मैंने बता दिया आपको, समझा दिया, मरुस्थल भी समझा दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं तटीय प्रदेश और कोस्टल प्रदेश।
तो इसके बाद जो ये वाला एरिया है, ये और ये बता ही दिया मैंने आपको। तो इसके बाद ये बताया था अभी आपको, ये मैदान भी बता दिया। अब आया पठारी भी बता दिया ऐसे करके। अब ये बच गया है, इसको बोला जाता है घाट। घाट, तटीय घाट जो है, इसमें से ये हमारा है वेस्टर्न घाट और ये हमारा है ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इस घाट को भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें इसकी चौड़ाई जो है लगभग 600 से 700 किलोमीटर की है दोनों साइड से, परंतु इस वाले एरिया में यानी पश्चिमी घाट पर ऊंची पहाड़ियां हैं, थोड़ी सी ऊंची पहाड़ियां हैं अपेक्षाकृत इस वाले एरिया की। इस वाले में थोड़ी नीची पहाड़ियां हैं। तो यही कारण है कि यहाँ से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो आपको इधर से बहती हुई इधर जाती हैं। तो यानी ढाल जो है वो इधर से, चाहे वो कोई सी भी नदी हो, वो इधर से आती है। नर्मदा, गोदावरी, सारी नदियाँ इस तरफ से बहती हैं। और कच्छ से अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी। तो कच्छ से लेकर यहाँ आपके गोवा तक, तो कच्छ से लेकर गोवा तक जो इसको भी तीन भागों में बांटा गया, 1, 2, 3। कच्छ से लेकर गोवा तक ये वाला जो मैदान है, जो घाट है, इसको बोला जाता है केनार। क्या बोला जाता है? केनार, केनार का घाट। और गोवा से लेकर केरला के मंगलूर तक, यानी मंगलूर या मैंगलोर बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कन्नड़। कन्नड़ का कर्नाटका घाट या कन्नड़ घाट, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कन्नड़ घाट। और इसके बाद जो ये है, तो कोक्कण है, कोक्कण घाट। और इससे अब आ जाते हैं पूर्वी तरफ। तो यहाँ से जाने के बाद ये गोदावरी नदी तक, गोदावरी नदी तक जो है इसे बोला जाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल, ठीक है। और इसी स्थान से ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ से, तो ये जो आप महानदी तक, महानदी तक जो एरिया है इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार का घाट, उत्तरी सरकार का घाट। और महानदी से लेकर बंगाल की हुगली नदी तक जाता है, इसको बोला जाता है ये उत्तरी सरकार का घाट है। और इसके बीच वाला जो एरिया है ये उत्तरी सरकार है, और इसके बीच वाला जो है वो गोलकुंडा का घाट है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो गोलकुंडा का घाट और ये उत्तरी सरकार का घाट, तो दोनों तरफ 3-3 घाटों से विभाजित किया गया है। तो इसमें इधर वाला भी है और 3 है और 3 इधर है। इसमें एक और प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा साउथ में कौन सा क्षेत्र है या कौन सा पहाड़ियाँ हैं जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को बनाते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में जो घाट है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जिसमें, जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जाकर मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी कई बार प्रश्न में पूछा जाता है, उसका है डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि 2037 मीटर की ऊंचाई है। 2637 मीटर। और इसके ठीक नीचे यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी, यहाँ पर। तो अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी के लिए ऊंचाई जो है 2691 है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। और ये दक्षिणी अनाईमुड़ी जो है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद आपकी ये है। और एक और प्रश्न आता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है?
तो वो है यहाँ पर महेंद्रगढ़ की। तो महेंद्रगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और ये वाली चोटी आपको याद होगी। तो बढ़ते हैं अगले को। मैंने आपको मरुस्थल समझा दिया, तटवर्ती बता दिए। अब आपको द्वीप और आइलैंड छठा। तो छठा आपका है द्वीप और आइलैंड। तो द्वीप आइलैंड में मैंने ये बनाए थे। तो ये वाले जो द्वीप हैं जिसको बोला जाता है लक्षद्वीप, और ये वाले जो द्वीप हैं इनको बोला जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड। इसका सबसे दक्षिणतम सिरा जो है ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, और ये भारत का प्रशासनिक रूप से सबसे दक्षिणतम सिरा है जो कि हिंद महासागर में उपस्थित है। तो इसी पॉइंट से हमारे भारत का माना जाता है। इसका अक्षांशीय विस्तार और दक्षिण देशांतीय विस्तार। इसका हेडक्वार्टर कावारती है जो कि एडमिन एरिया है, और इसका पोर्ट ब्लेयर जो कि यहाँ पर लगभग है पोर्ट ब्लेयर। तो इसमें जो मैंने बता दिया आपको आइलैंड। तो आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें आप इसमें आइलैंड जो हैं एक और बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा हैं, 200 लगभग 272 से के आसपास, जिसमें लगभग 43 इधर हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो इस साइड में हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसे लगा आज का वीडियो, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।